नमस्कार, जय श्री राम। हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे बड़े भैया, हमारे सीनियर, वरिष्ठ पत्रकार और मंच संचालक अवनीश सर प्रारब्ध चैनल से और शो में आपका स्वागत है। बहुत-बहुत प्रणाम सर। अभिषेक भाई नमस्ते, आपके सभी दर्शकों को प्रणाम जी। सर, सबकी दृष्टि तो पश्चिम बंगाल पर है। कुछ लोग दृष्टि घुमा के तमिलनाडु और यूपी जब देखे तो बोले बाप रे बाप! असल खेल तो यहाँ हो गया। मतलब उत्तर प्रदेश से इतना अधिक हैवी उत्तर प्रदेश में इन लोगों ने जगह बनाई, उसमें पश्चिमी यूपी भी बहुत बड़ा जगह है, लेकिन 3 करोड़ वोटर्स जिनका कोई रिकॉर्ड नहीं है। अब इसको बढ़ाने जा रहा है, बोला बाप रे बाप! इतना तो हम लोगों ने भी नहीं सोचा। और ये कमाल की बात ये है कि मृत डुप्लीकेट वोट जो है या स्थानांतरित वाला ये अभी इसमें गायब वाले में ऐड नहीं है, सब कंप्लीट। अब कमाल की बात यह है कि हमारे आंखों के सामने सर उत्तराखंड की भी जबरदस्त डेमोग्राफी बदली और अमित शाह जी कहते हैं कि उत्तर 24 परगना से पश्चिम बंगाल होते हुए ये लोग वाया आते हैं। देश भर में ठिकानों पे जब छापे पड़े थे, जो फेक आधार कार्ड और वोटर आईडी कार्ड बनाते थे, उसके बाद फॉरेनर और इमिग्रेशन बिल लाने में, तो ये एसआईआर पवित्रीकरण के अंदर कितना बड़ा रोल निभाएगा। और उससे बड़ी बात जो सदन के अंदर अमित शाह जी ने असली हाइड्रोजन बम गिरा के कहा, जो मैं मानूंगा कि हम राष्ट्रवादियों की जीत है। जो हम लोग कह रहे थे कि पहले डिटेक्ट करेंगे, फिर डिलीट करेंगे और फिर डिपोर्ट करेंगे, एग्जैक्टली हूबहू वो शब्दावली का प्रयोग अमित शाह जी ने किया। मतलब राष्ट्रवादियों का विमर्श एचएमओ पहुंच गया है, ये बड़ी बात है। जी सर। बिल्कुल। देखिए, मैं ऐसे ही एसआईआर को मिनी एनआरसी नहीं कह रहा था। लगातार बहुत सारे लोग उसमें तकनीकी चीज ला रहे थे कि नहीं साहब, ये तो केवल मतदाता सूची का काम है, इसमें आप एनआरसी कहाँ ला रहे हैं। मैं ये कह रहा था ना कि भारत में जो भी बालिग है, किसी प्रदेश में जो भी बालिग है, उन सबका हिसाब किताब तो हो जाएगा ना एसआईआर में, बिल्कुल और उन्हीं का हिसाब किताब हो रहा है। अब आप ये बताइए कि पूरी बिल्ली तो निकल गई, अब पूंछ बाकी है। और एनआरसी में अब आपको क्या करना है, तो एक तरह से सरकार ने एक इलेक्शन कमीशन के एक संवैधानिक काम, जिससे कि सरकार का कोई लेना देना नहीं है। आप सोचिए, ये वो वाली बात है कि पड़ोसी के घर इमारत रंगी जा रही थी और आपने अपनी दीवार को भी सफेद कर लिया। ये बिल्कुल बिल्कुल एसआईआर से कोई मतलब नहीं है सरकार का, और यही वजह है कि कांग्रेस और राहुल गांधी इस बार सरकार के बहुत शानदार ट्रैप में फंसे। चिल्ला रहे थे एसआईआर 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 पर चर्चा करानी है। सरकार ने कहा हाँ ठीक है, लेकिन ऐसा कोई काम जो सरकार करवा ही नहीं रही है, सदन में आप कैसे चर्चा कर लोगे? क्या सदन में चीफ इलेक्शन कमीशन बैठते हैं? नहीं बैठते हैं। एसआईआर पर चर्चा नहीं हो सकती। सरकार ने कहा कि 9 तारीख से लगातार आओ चर्चा कर लेते हैं, लेकिन किस पर? चुनाव सुधार पर। चुनाव सुधार सरकार का काम है, और चुनाव सुधार पर सरकार कितनी गंभीर है कि भूतपूर्व राष्ट्रपति कोविंद जी के अध्यक्षता में एक कमेटी बन चुकी है। वन नेशन वन इलेक्शन नरेंद्र मोदी सरकार की महत्वाकांक्षी कामों में से एक है। तो अब आपको चुनाव सुधार पर, और यही वजह था कि जब 8 मिनट तक शहजादे साहब जो है ऊट पटांग बोलते रहे, तो उनको रिजिजू साहब ने याद कराया, ए भैया तुम गणित की क्लास में हिस्ट्री बांच रहे हो। और उसके बाद सारा मामला बेलगाम हो गया। चुनाव सुधारों पर आप क्या बात करेंगे भाई? वन नेशन वन इलेक्शन पर बात कीजिए, लेकिन आपको तो एसआईआर पर बात करना है। एसआईआर आपके कितने गहरे बैठा है। अब आते हैं उत्तर प्रदेश, चूंकि संदर्भ अभी उत्तर प्रदेश का है। तो देखिए, आपने कहा 3 करोड़, जी, आपने कहा 3 करोड़, ये संख्या कोई बहुत बड़ी संख्या नहीं है। इससे चौंकना नहीं चाहिए, बल्कि इससे इस बात का आकलन करना चाहिए कि घुसपैठ पैन इंडिया कितना बड़ा और कितना खतरनाक खेल है। भाई उत्तर प्रदेश 25 करोड़ आबादी वाला प्रदेश है ना, जनसंख्या का आप आंकड़ा देखिए 25 करोड़। जी, पूरे भारत का सबसे बड़ा राज्य, अगर अलग देश होता तो 5वें नंबर का देश ये कहा ही जाता उत्तर प्रदेश के बारे में। तो 3 करोड़,
यानी आप यहां से इस सैंपल साइज से अगर भारत के 140-44 करोड़ की जनसंख्या में से अगर आपको कोई बिल्कुल ऑथेंटिक और सबसे बड़ा और शानदार अगर सैंपल साइज, आप डेटा के आदमी हैं, तो 25 करोड़ का सैंपल साइज कितना शानदार है। और अगर 10 25 करोड़ का करोड़ नंबर में करेक्ट लग रहा है असेसमेंट। एग्जैक्टली अगर 25 करोड़ में 3 करोड़ है तो 144 करोड़ में ये फिगर 10 करोड़ से ज्यादा का बैठेगा। और ये वो भयावह स्थिति है जिससे पार पाना है और इससे साला हम पार पाना होगा। आप सोचिए सर, राशन के नाम पर, हॉस्पिटल के नाम पर, स्कूल, अन्य संसाधन, जितना कुछ सरकारी योजनाएं हैं, मिडिल क्लास के पैसों से ही तो तय होता है, टैक्स के पैसों। कितना बड़ा बोझ हम पाल रहे थे। एक आदमी आया जिसने बोला, भाई मिडिल क्लास के लिए इनकम टैक्स में रिबेट भी दूंगा, जीएसटी भी घटाऊंगा, लेकिन सबसे बड़ा बोझ जो इनका मध्यम वर्गीय परिवारों पर तुम लोगों ने थोप रखा है, लाद रखा है, उसको हटाऊंगा ताकि इनके बच्चे सुरक्षित हो सके। इस पॉइंट ऑफ व्यू को कोई समझा ही नहीं जो नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। अच्छा देखिए, सरकार के इस काम करने का तरीका बड़ा अलग है। आप जरा देखिए, 15 अगस्त को प्रधानमंत्री कार्यक्रम राष्ट्रीय स्तर पर घोषित करते हैं कि डेमोग्राफी सुधारने का कार्यक्रम एक तयशुदा और टास्क फोर्स के जरिए वो शुरू कर चुके हैं। और उसके बाद आप देखिए सारे एक्शन, एसआईआर का होना, एसआईआर तो चलिए, एसआईआर के साथ किस तरीके से चीजों को अगर सिंक्रोनाइज कर दिया जाए तो उससे रिजल्ट लिया जा सकता है। उत्तर प्रदेश का ही उदाहरण दे रहा हूं भाई, एसआईआर 12 राज्यों में हो रहा है, उत्तर प्रदेश में भी हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं। एक कुशल प्रशासक, जैसे हम लोग फोन में अपने गूगल अकाउंट को सिंक्रोनाइज करते हैं तो कितनी सुविधा होती है। अभी मैंने आपसे बातचीत करने का कल बात हुई थी, मैंने रिमाइंडर लगाया था, अब वो रिमाइंडर मेरे रिकॉर्डिंग वाले गैजेट में भी आ रहा था, मेरे पर्सनल फोन में भी आ रहा था। मैंने देखा लैब खोला तो वहां भी वो रिमाइंडर पड़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि गूगल अकाउंट हमारा सिंक्रोनाइज होता है। कितनी आसानी होती है। उत्तर प्रदेश में क्या किया योगी आदित्यनाथ प्रशासन ने? उन्होंने कहा कि एसआईआर हो रहा है, ठीक, साथ ही उन्होंने कहा कि एक काम कर लो, जितने भी एसआईआर के बाद जो मिसिंग है, ये 3 करोड़ का हिसाब कैसे पहले ही इंतजाम कैसे किया गया। सारे डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को चिट्ठी गई कि अपने अपने क्षेत्र में अवैध घुसपैठ करने वालों की पहचान करो और डिटेंशन कैंप बनाओ। पहले प्रपोजल यह आया कि पूरे प्रदेश में 2 डिटेंशन कैंप बनाते हैं, और आपको जानकर खुशी होगी कि पूरे भारत का सबसे ज्यादा कैपेसिटी का डिटेंशन सेंटर 15,000 लोगों का, हाईटेक और 5 स्टार, लोगों को खुश होना चाहिए, हाईटेक ही नहीं बल्कि 5 स्टार फैसिलिटी वाला एक डिटेंशन कैंप आकार ले चुका है उत्तर प्रदेश में। 15,000 कैपेसिटी का डिटेंशन सेंटर पूरे भारत में और दूसरा कहीं नहीं है। और आप जब अब यह आंकड़ा दे रहे हैं कि 3 करोड़, तो आप सोचिए एक कुशल प्रशासक के रूप में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कितने विजनरी हैं कि उनको 3 करोड़ की संख्या पता थी, आकलन था। हाँ, देखिए कल एनडीटीवी पे बड़ा अच्छा आर्टिकल आया इसको लेकर के। यूपी से भाग रहे घुसपैठी है, 75 जिलों में अभियान, लखनऊ गोरखपुर से बनारस तक योगी सरकार की मुहिम तेज। अच्छा, बनारस में बहुत कंप्लेन आ रही थी कि जब से काशी विश्वनाथ का मंदिर का भव्य बनाया गया है, अचानक से बहुत सारे बंगाली बोलने वाले ई रिक्शा चालक और रिक्शा चालक सब आने लगे हैं। बसाया गया इनको, और आप देखिए इनको ढूंढा जा रहा है। सर, ये कैसे योगी जी कर लेते हैं? सर, आप तो यूपी से हैं, गोरखपुर से हैं, इनके पड़ोसी हैं एकदम बगल में। ये योगी जी कर कैसे लेते हैं? अन्य स्टेट में कहां चूक रह जाती है? अब ये जो चीजें देखते हैं, कमाल हो जाता है। नहीं, मैंने कहा ना, एक कुशल प्रशासक जब सिंक्रोनाइज करता है चीजों को तो ये चीजें अपने आप हो जाती हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, एसआईआर का दूर दूर तक तब नाम नहीं था। और उत्तर प्रदेश में अवैध मदरसों के वेरिफिकेशन का काम जानते हैं किसको दिया गया? जी, जितने भी मदरसे हैं। अब देखिए इन्होंने परसेप्शन क्या बना रखा है कि मैंने अवैध मदरसा कहा, मदरसे के आगे मैंने नेचुरली अवैध निकल गया मेरे मुंह से, मैं सुधार कर रहा हूं। सभी मदरसों का वेरिफिकेशन। अच्छा, मदरसे इनके हिसाब से एजुकेशनल इंस्टीट्यूट होते हैं ना, पढ़ाई की जगह होती है, यानी स्कूल होता है। तो किसी भी स्कूल, अगर मान लीजिए मदरसा भी इनके हिसाब से स्कूल है, तो उसका वेरिफिकेशन करने का काम हो तो किसको दिया जाना चाहिए? डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी।
शिक्षा विभाग को देना चाहिए, या हर जिले में एक अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी भी होता है, एक पीसीएस, उसको दिया जाना चाहिए। इन दोनों बिल्कुल। विभागों का है। लेकिन योगी ने क्या किसको दिया? एटीएस को। उत्तर प्रदेश में मदरसों का वेरिफिकेशन एटीएस कर रही है। और क्या वेरिफिकेशन के बिंदु क्या हैं? और ये 3 महीने से चल रहा है। एसआईआर का तब नाम नहीं था। लेकिन मैं वही सिंक्रोनाइजेशन का एक पॉइंट मैंने आपको बताया कि कितने अवैध हैं एसआईआर के जरिए, वो निकालो। और दूसरा मैं मदरसे बता रहा हूं, मदरसों में क्या वेरिफिकेशन हो रहा है? बच्चे कहाँ के हैं, आंध्रा के हैं, तेलंगाना के हैं, कहाँ के हैं, उन बच्चों के आधार कार्ड, उन बच्चों के माँ बाप की पहचान। तो अगर कोई अवैध घुसपैठिया बंगाल में, दिल्ली में कमा के अपने बच्चों को धीरे से तालीम के सरकार देता है और उत्तर प्रदेश के किसी मदरसे में है, अगर वो बच्चा अवैध है तो वो माँ बाप अवैध है, और इस तरह से अवैध की पहचान आपने कर लिया। अब आपको करना क्या है? आपको केवल उस संबंधित राज्य से इंफॉर्मेशन शेयर कर देना है। दूसरा, जो मौलाना जो वहां पढ़ा रहा है उसका वेरिफिकेशन, जो वो मदरसा चला रहा है संचालक उसका वेरिफिकेशन, जो फंड कर रहा है उसका वेरिफिकेशन। और कौन ये करेगा साहब? एटीएस करेगी। जरा अभिषेक जी कल्पना करिए, एक सिपाही आके पुलिस का खड़ा हो जाता है दरवाजे पे, तो अच्छों का पाजामा सरक जाता है। और एटीएस को दे दिया मदरसे का काम। ये 3 महीने से चल रहा है, एक पॉइंट। दूसरा, अवैध घुसपैठियों की पहचान करने का जो ऑर्डर योगी सरकार ने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स को दिया है, उसमें मालूम है लोग चौंकेंगे। एक तो रोहिंग्या और बांग्लादेशी, ये सबको आकलन है कि यही 2 घुसपैठिए हैं। नहीं, योगी के उस ऑर्डर में 2 और पॉइंट हैं। पाकिस्तानियों की पहचान करो और अफ्रीकन की पहचान करो। अब दोनों चौंकेंगे कि यार पाकिस्तानी कहां से? हम सबको याद है ऑपरेशन सिंदूर के समय जब डिपोर्ट किया जाना था तो बिलबिला के पाकिस्तानी कहां कहां से निकले थे। आपके बिहार में एक ऐसी महिला, एक ऐसी खातून जो कि गवर्नमेंट टीचर है, और बिहार से पहले पश्चिमी उत्तर प्रदेश से एक ऐसी पाकिस्तानी महिला जो यहां पर सरकारी नौकरी कर रही थी। तो योगी ने कहा कि इसी लगे हाथ एसआईआर के तुम बाई प्रोडक्ट के रूप में पाकिस्तानियों की भी पहचान कर लो। और अफ्रीकन क्यों कहा इन्होंने? जो लोग भी दिल्ली एनसीआर के आसपास के इलाके को अच्छे तरह से जानते हैं, गौतम बुद्ध नगर हो, गाजियाबाद हो, इन इलाकों में बहुत से ऐसे अफ्रीकन मूल के लोग हैं जो तमाम तरह की अवैध ड्रग से लेके और महिलाओं से जुड़े हुए बेहद घिनौने जो व्यापार हो सकते हैं, उनमें इन्वॉल्व हैं। योगी जी ने कहा कि एसआईआर हो रहा है, बहती गंगा में हाथ धो लो हमारे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स, इनकी भी पहचान कर लो, और सिर्फ पहचान न कर लो, डिटेंशन कैंप ऑलरेडी बनाना शुरू। तो इसको कहते हैं कि आप जब एक प्रशासक के रूप में सिंक्रोनाइज कर लेते हैं तो आपको बेस्ट रिजल्ट मिल के आते हैं। तो ये काम उत्तर प्रदेश में। और इस सबको अगर आप सिंक्रोनाइज करेंगे प्रधानमंत्री जी के 15 अगस्त की बात को कि हम डेमोग्राफी सुधारने का राष्ट्रीय स्तर पर कार्यक्रम चला रहे हैं, तो ये सारी चीजें, सारी क्रोनोलॉजी क्या कहती है कि अब सरकार एक राष्ट्रीय कार्यक्रम के तहत पहले मतदाता सूची का शुद्धिकरण, पवित्रीकरण, उसके बाद अवैध घुसपैठ की पहचान, डिटेंशन कैंपों में रखा जाना, डेमोग्राफी सुधारना। डेमोग्राफी सुधारने का क्या मतलब है? हमको और आपको ले जाके कहीं बसाएंगे? नहीं, जो अवैध रूप से वहां डेमोग्राफी बसी हुई है उसको हटाएंगे, उसको बैलेंस करेंगे, तो आराम से बैलेंस हो जाएगा। तो ये पता चल रहा है कि राष्ट्रीय स्तर पर एक ऐसा कार्यक्रम तैयार हो चुका है और वो एक्शन में है। और तब जाके गृह मंत्री का काम क्या होता है? जब प्रधानमंत्री के कही गई बात को, अपने नेता, अपने चीफ की कही गई बात को जमीन पर उतार ले। प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त को बोला, उनकी डबल इंजन की सरकार का एक 25 करोड़ आबादी वाले उत्तर प्रदेश का उदाहरण है जमीन पर इंप्लीमेंटेशन। और तब जिस बात को आपने कहा कि पकड़ो, पहचानो और भगाओ, ये बात सदन में गृह मंत्री बोल रहे हैं। तो ये बता रहा है कि कंप्लीट सिंक्रोनाइजेशन है। ये अईवा तईवा या किसी के चिल्लाने पर या किसी सभा का पेट भर देने के लिए कही गई बात नहीं है। ये सीधे सीधे एक तय कार्यक्रम है और ये राष्ट्रीय स्तर पर चल रहा है। और यहीं पर मेरी एक बात बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। लोग कहेंगे कि साहब वेस्ट बंगाल में नहीं हो रहा, लोग कहेंगे तमिलनाडु तेलंगाना में नहीं होगा, लोग कहेंगे कि साहब देखिए झारखंड में नहीं होगा। मैं आपको बताऊं, इसीलिए मैं कहता हूं हम और आप भारतीय जनता पार्टी के मिसकाल वाले भी मेंबर नहीं है। लेकिन डबल इंजन की सरकार का जो कॉन्सेप्ट है
वो क्यों बेहद जरूरी हो जाता है। अगर वेस्ट बंगाल में कुछ ढिलाई होगी तो डबल इंजन सरकार न होने की वजह से, तमिलनाडु में अगर ये कार्यक्रम अच्छे तरीके से नहीं चल पाएगा तो डबल इंजन की सरकार का न होना, झारखंड में अगर स्थिति में कहीं कमी आएगी तो ये इस वजह से आएगी। इसलिए एक कंप्लीट सिंक्रोनाइजेशन दिखाई दे रहा है और बहुत सारे लोगों को यह आशंका है कि देखिए साहब, बंगाल में हो रहा है, ये भाग के बिहार में आ रहे हैं, नेपाल में आ रहे हैं, उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं। लेकिन आज 12 राज्यों का एसआईआर, कल को सारे भारत का एसआईआर और उसके बाद डेमोग्राफी बैलेंस करना। मैं अगले किसी भी सत्र में एनआरसी की घोषणा होते हुए देख रहा हूं। आप एसआईआर पूरा होने दीजिए, इसके ठीक बाद और एक क्रोनोलॉजी और आपके दर्शकों के सामने छोड़ता हूं। ये समय कितना महत्वपूर्ण है और क्यों सदन से लेके बाहर तक सरकार ने टॉप गियर लगाया है। याद कीजिए, संसद का शीतकालीन सत्र जब शुरू हुआ तो औपचारिक रूप से प्रधानमंत्री बात करते हैं, 10 मिनट इस बार बोले और 11 सालों में अभिषेक पहली बार मैंने प्रधानमंत्री के मुंह से तुम सुना। उन्होंने कहा तुम ड्रामा करते हो, ये ड्रामा नहीं, डिलीवरी की जगह। उसके बाद गृह मंत्री अभी कल एक ऐसे मधुर रिश्ते का उच्चारण उन्होंने कर दिया जिसको लेके बिलबिलाए हुए हैं, लेकिन वो एकदम सामान्य सी बात है। जैसे मैं कह दूं, अरे साला लोग समझता क्यों नहीं है, इट्स लाइक दैट, इससे अलग कुछ नहीं है। लेकिन ये बताता है कि सरकार के तेवर क्या है और एक क्रोनोलॉजी आपको बता रहा हूं, ये समय अब कितना महत्वपूर्ण है और चीजें कहां जा रही हैं। लगे हो क्या? ये जो बोला अमित शाह ने, तुम मुंसिफ लगे हो क्या? और एक क्रोनोलॉजी आप देख लीजिए अब, ये समय और सरकार का ये टॉप गियर, ये दोनों कहां जा रहे हैं। ना आप मोदी के साथ बैठते हैं ना मैं मोदी जी के साथ बैठता हूं, उठना बैठना नहीं है, लेकिन संकेतों को पढ़ के दर्शकों के सामने अपनी समझ से मैं या आप कोई चीज रखते हैं। कौन सा साल चल रहा है? 2025। एसआईआर हो रहा है जी। मतदाता शुद्धिकरण, अब मतदाता शुद्धिकरण जब हो जाएगा तो आप याद कीजिए परसिमन ड्यू है। हाँ हाँ, नरेंद्र मोदी जी पहले ही सेंट्रल विस्टा में 900 प्लस कैपेसिटी का हॉल बनवा के बैठे हुए हैं सदन। और परसिमन जब होता है तो परसिमन रेवेन्यू रिकॉर्ड से नहीं होता, मतदाताओं की संख्या से निर्धारित होता है। क्योंकि कई बार आप देखते होंगे कि एक लोकसभा क्षेत्र में 3 जिले आते हैं, यानी आप पहले मतदाता सूची का शुद्धिकरण कर रहे हैं, उसके बाद परसिमन ड्यू है, लोकसभा की संख्या तय होगी, 33% महिला आरक्षण, ये भी अब ड्यू है, ये भी होने वाला है। और उसके बाद एनआरसी, 100% शुद्धिकरण भारत के मतदाता से लेके भारत की जनसंख्या का, और इसी का प्रतिफल होगा, डेमोग्राफी भी बैलेंस होगी। और यही वजह है कि जिनकी डेमोग्राफी पॉलिटिकल वाली बिगड़ रही है, चाहे वो ममता बनर्जी हो और अब राहुल गांधी और उनके इकोसिस्टम, चाहे देसी मास्टर्स हो चाहे विदेशी मास्टर्स हो, चाहे स्टालिन हो चाहे कोई हो, अब उनको ये पता लग गया है कि भारत की सरकार भारत का अंतिम इलाज कर रही है और ये ऐसा परमानेंट इलाज है कि इन सारे भारत के राष्ट्रवाद के और भारतीयता के डेंगू मलेरिया जितने भी हैं, इनका आजीवन के लिए सर्वनाश, आजीवन सर्वनाश। बिल्कुल बिल्कुल हो जाएगा सर। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की राजनीति कहां जाएगी? ठीक अभी वहीं बता जाएगी देता जहां आप लोगों ने तेजस्वी की राजनीति को किया है। ममता बनर्जी वहां से संकेत ले रही हैं कि मेरी राजनीति कहां जाएगी। उधर सुदूर क्या अनायास दीप स्तंभ में हाईकोर्ट के फैसले के बाद भी स्टालिन रोक देता है और महाभियोग ला रहा है विपक्ष। शर्म नहीं आती इन्हें? तमिलनाडु में और साउथ में भी अयोध्या और काशी जन्म ले चुके हैं, मैं आपको बता रहा हूं। बिल्कुल वो आगे हो रहा आने है, वाले समय में आप साउथ की राजनीति को बदलते हुए देखेंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल हो रहा है। लेकिन जो यूपी में योगी जी कर रहे हैं वो कुछ अभूतपूर्व सा है दोस्तों। देखिए, अब तक आप लोगों की शिकायत होती थी 5 को पकड़ रहे हैं, 10 को पकड़ रहे हैं, 20 को पकड़ रहे हैं। अब 5-10 नहीं, हजारों हजार पकड़े जा रहे हैं। और मुझे तो ये लग रहा है कि कहीं लेफ्ट इकोसिस्टम हम पे ये आरोप ना लगा दे कि आप लोग अपने चैनल पर जो बोलते थे डिटेक्ट डिलीट डिपोर्ट, वो गृह मंत्री जी बोलने लगे हैं। क्या राष्ट्रवादी यूट्यूब वाले अब देश के नैरेटिव को आगे बढ़ाएंगे? कहीं ऐसा इल्जाम ना लगने लगे, धुरंधर के बाद तो लगने ही लगा है। सुनिएगा ये न्यूज जरा ध्यान से सर। 52,800
52,846 फर्जी प्रमाण पत्र। यूपी के रायबरेली में पाकिस्तानी और बांग्लादेशी, आपने पाकिस्तानी का नाम लिया, पाकिस्तानी पकड़ गए, पाकिस्तानी और बांग्लादेशी घुसपैठियों को भारत की नागरिकता देने के आरोप में 52,846 फर्जी प्रमाण पत्र जारी किए एनआईए की जांच में। ये अपने एटीएस का नाम लिया, देखिए कितना जबरदस्त खेल खेल रही होगी जी। एनआईए के जांच में पता चला जीडीओ विजय यादव, अब यहां भी देख लीजिए कितना बढ़िया विपक्ष का भी सिंक्रोनाइजेशन है। विजय यादव, ऑपरेटर जिशान खान, सुहेल रियाज ने सीआरएस पोर्टल का गलत प्रयोग किया। कार्रवाई के दौरान कई लोग रातों रात फरार हो गए। पुलिस गिरफ्तार विदेशियों के संबंधों की जांच कर रही है। नेटवर्क कई राज्यों में फैले होने का शक है। दिस इज योगी आदित्यनाथ सर, दिस इज योगी आदित्यनाथ फॉर एवरीवन। इस न्यूज को सर अब आप कैसे देखते हैं सर? मैंने आपको बताया ना, घुसपैठियों की पहचान करने में मैंने कहा कि लोग चौंकेंगे, और आपने चौंकने से पहले जो है वो सारी चीज उठा के सामने रख दी। केवल रोहिंग्या और बांग्लादेशी की पहचान के लिए ऑर्डर्स नहीं है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास। पाकिस्तानियों के ऑर्डर क्यों दिए गए? इक्का दुक्का खोजने के लिए नहीं। सर कमाल की बात है कि अब तक मुसलमानों पे तो फॉरेनर इमिग्रेशन बिल लग ही रहा था। एक जनाब जो यादव जी हैं, जो बड़ा मतलब जीडीओ होने के बाद भी ये सब कर रहे थे, इनको अब पता चलेगा कि भाई ये जो माई समीकरण तुम बना रहे हो, तुम्हारा क्या होने वाला है। मतलब आप देखिए सर क्या कर रहे हैं अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए। मैं जिशान के बारे में समझ सकता हूं, सुहेल के बारे में ये जो पकड़े गए समझ रहा हूं, लेकिन ये भारत की कब्र खोदने में स्वयं एक हिंदू लगा हुआ। ना 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 अभिषेक जी, मैं तो सैल्यूट करता हूं स्वर्गीय जनरल बिपिन रावत साहब को। आधे मोर्चे का क्या मतलब था? मैं बार बार कहता हूं कि आधे मोर्चे में आप लोग यहां के 10-12 करोड़ को समझ रहे हैं, नहीं। उस मानसिकता के साथ आपने अच्छा याद दिलाया एमओआई समीकरण। ये एमओआई समीकरण क्या है? क्या दो अलग अलग तबकों के वोट को एक साथ मिला देना ही है? नहीं, दो मानसिकताओं को एक दूसरे के साथ समायोजित करना है। और यही वजह है एक भूतपूर्व सांसद उत्तर प्रदेश दिनेश लाल निरहुआ को जाके खेसारी के संदर्भ में ऐसा शब्द बोलना पड़ता है, और जो कि बिल्कुल सटीक वार करता है, जो सोशल मीडिया ने ही उत्पन्न किया है। यदमुल्ला क्यों कहते हैं वो? और एक चीज और बताऊं, इस अतिवाद का एक सकारात्मक पहलू आपको बता रहा हूं जी। बिहार में क्या तेजस्वी यादव की राजनीति की इतनी बुरी गति का लग जाना या प्राप्त कर लेना, मैं आज दावे के साथ कह रहा हूं कि उनके अपने जाति वर्ग में भी अतिवाद से अब एक निराशा पैदा हुई है, एक हैट्रेट है, और यादव वर्ग भी उनसे अलग हुआ है। ये सेम उत्तर प्रदेश में भी स्थिति है। बिल्कुल, राष्ट्रवादी यादवों ने बिहार में, मैंने तो जिले वाइज आप ही के चैनल पर प्रारब्ध पर हमने बात की है, जिले वाइज जहां मैं राष्ट्रवादी यादवों से व्यक्तिगत रूप से मिला, उन्होंने बोला हम अब तेजस्वी को वोट नहीं कर सकते, ये धर्म विरोधी हो चुका है, ये सनातन विरोधी हो चुका है। यूपी में तो हमको लग रहा है इसका प्रभाव कहीं ज्यादा पड़ने वाला है। और मैं बताऊं, यूपी में ये प्रभाव नया नहीं है। मैं आपको 2019 के लोकसभा इलेक्शन की एक बात बता रहा हूं। मैं 2 सीटों पर लगातार था, क्योंकि रविकिशन हमारे मित्र भी हुआ करते हैं, हमारे स्थानीय सांसद भी हैं गोरखपुर से। रवि के चुनाव के साथ साथ में दिनेश का चुनाव जो हार गए थे अखिलेश यादव से, तो मैं आजमगढ़ भी, हम लोग थे, बाबा रामदास और हम लोग और कई लोग थे, और 15-15, 18-18 दिन थे। जिस दिन मतदान हो रहा था, मैं उस दिन की आपको बात बता रहा हूं। हम यादव बहुल एक गांव में गए, तो हमें अंदाजा यह था कि यहां तो भाजपा का जो अभिकर्ता है वो भी नहीं होगा, और हमें बसता भी देखने को नहीं मिलेगा, और ये स्थिति थी आजमगढ़ में, ये बना रखी थी। लेकिन जो युवा वोटर था, और खासतौर से महिलाएं, वो बिल्कुल खिलाफ थी इस बात से। खुद गोरखपुर की लोकसभा सीट पर मेरे जो वाहन चालक थे, यादव जी थे, जो मेरे साथ करीब 1.5 महीने रहे, उसने कहा कि सर जरा हम अपने यहाँ वोट डाल दें। हमने कहा चलो,
और उसने मुझे संख्या दी, कहा सर 60-40 का बंटवारा हो रहा है। मैंने कहा क्या? उसने कहा 60% अभी भी अखिलेश बाबू को जा रहा है और 40% भाजपा कमल को जा रहा है। मैंने एक बात बिल्कुल। कही आपसे, अतिवाद से एक नया समीकरण पैदा होता है और कुछ भी आप कह लीजिए। इसलिए मैं लोगों से कहता हूं कि कुछ शब्दों के प्रयोग से बचिए या सावधान रहिए। जैसे अक्सर उनकी हरकतों की वजह से नीला कबूतर, भीम टाक, मैं कहता हूं नहीं। आप जब एक तरफ बटोगे तो कटोगे, इस राजनीति के पक्षधर हैं, तो आप उल्हाना देने वाले ऐसे शब्दों और ऐसे प्रतीकों, ऐसे बिंबों से बचिए। बिल्कुल। ये ठीक, क्या हर यादव गुलाम है सफाई का? नहीं है। क्या क्या तेजस्वी का बात! गुलाम है, लालू का गुलाम है? नहीं है। यूपी और बिहार तक होता था। मध्य प्रदेश में बीजेपी का कोर वोटर, हरियाणा में बीजेपी का कोर वोटर गुजरात चले यादव है। जाइए, आप गुजरात हाँ, चले जाइए, बिल्कुल, आप गुजरात के यादवों को देख लीजिए। बिल्कुल। तो हकीकत ये है कि जब ये अतिवादी राजनीति इनकी चल रही है, चाहे वो लालू की हो, चाहे ये मुलायम वाली शैली की राजनीति हो, तो उनसे एक नया धड़ा बाहर जा रहा है। और देशद्रोह का कालिख कोई यादव हिंदू भाई अपने मुंह पे नहीं लगाना चाहेगा, ये जान लीजिए। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। इसलिए उत्तरोत्तर मैं कह रहा हूं, मैंने अभी क्यों कहा कि ये सारा कुछ जो नेशन वाइड कार्यक्रम आपको दिखाई दे रहा है और बड़े सिंक्रोनाइज्ड तरीके से दिखाई दे रहा है, ये एक दो चुनाव तक नहीं, मैं बेहद गंभीरता से कह रहा हूं, ये मुझे एक ऐसा लंबा फुटप्रिंट दिखाई दे रहा है। और तब मुझे आज के गृह मंत्री की बात सदन में याद आती है, 50 साल राज करेंगे, ये कहा था उन्होंने, 50 बिल्कुल। साल। और बिहार में जिस तरीके से गृह मंत्री जी गलत साबित हुए हैं, 160 वाट कहे थे ना, और आप लोगों ने तो कितना दे दिया। गृह मंत्री जी, बड़ी विनम्रता से कह रहा हूं, ये 50 साल वाली बात में भी आप गलत साबित होने जा रहे हैं। मैं जो एक लंबा फुटप्रिंट देख रहा हूं, कांग्रेस का जो 65 साल का राज है ना, उससे लंबा और उससे चौड़ा फुटप्रिंट देख रहा हूं मैं। क्यों? बिल्कुल। क्योंकि अब राष्ट्रवाद की और शुद्धता के बाद ये जो आगे जो जर्नी दिखाई दे रही ना, ये अब सता रहा है, चाहे वो स्टालिन की राजनीति हो, चाहे लालू की राजनीति हो, चाहे मुलायम की हो, चाहे ममता की हो, और चाहे इन सबके सरदार राहुल गांधी और कांग्रेस की राजनीति। सबके सरदार। वैसे राहुल गांधी जी ने, सर आखिरी प्रश्न, 3 मिनट बचा हुआ है। राहुल गांधी जी ने कहा कि अमित शाह के हाथ कांप रहे थे, सदन के अंदर डर गया था। अमित शाह ने कहा मुंसिफ लगे हो यहाँ पे। ये भ्रम क्यों रहता है सर? जाते-जाते 1 मिनट में सर। अ, कारण यह है कि तानाशाह खानदान से आता है ये आदमी। ये अच्छा। नेहरू के उस खानदान से आता है जिसे जनादेश और जनभावना का कभी आदर नहीं रहा। संविधान अंगीकार करने के बाद सबसे पहला संविधान संशोधन करके प्रेस की आजादी और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को खा जाने वाले नेहरू के खानदान का आदमी है ये। देश में पहली बार 356 का प्रयोग करने वाला नेहरू। और मजे की बात, आज जो उनके साथ लिविंग रिलेशनशिप में रहते हैं वामपंथी, शर्म नहीं आती इनको। पूरी दुनिया में पहली एकमात्र सरकार थी केरल में, वीएस नंबूदरीपाद मुख्यमंत्री थे, जब लोकतंत्र के जरिए, वोट के जरिए चुनी गई सरकार थी, वरना और कोई उदाहरण नहीं मिलता केरल से पहले। उस सरकार को 356 लगा के बर्खास्त कर दिया, और ये लेफ्टिस्ट कांग्रेस के नाम का सिंदूर लगा के सुहागिन बने घूमते हैं। अब क्या कीजिए, इनका तो दिल ही कुछ ऐसा है। डीएनए में तानाशाही है इस आदमी के, इसीलिए प्रधानमंत्री को डंडा मारने की बात करता है। चलिए ठीक है। तो दोस्तों, भारत का प्रारब्ध लिखा जा रहा है। आइए आप भी सहभागी बनिए प्रारब्ध के साथ, अभिषेक तिवारी के साथ, हम गिलहरियों के साथ चलिए और आने वाली पीढ़ी को हम एक सुरक्षित भारत देने के प्रयासरत में हैं। तो कृपया चैनल को सहयोग कीजिए, सपोर्ट कीजिए, और जो लोग बंगाल इलेक्शन में ग्राउंड रिपोर्टिंग अभिषेक भाई की वैसे ही देखना चाहते हैं जैसे बिहार में देखे थे, तो आप थोड़ा सा आर्थिक सहयोग भी कर सकते हैं। धन्यवाद। जय श्री राम, हर हर महादेव। सर आप शो में आए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। प्रणाम। धन्यवाद, नमस्ते, जय जय श्री। जय जय श्री राम।